स्वागत है आप सभी का। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक, ट्रेड टू टेरिटरी। इस पाठ में हम निम्न बातें सीखेंगे। पूर्व से ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू, कंपनियों की आपसी लड़ाई, व्यापार के कारण युद्ध, कंपनी और राजाओं के बीच, कंपनियों का आपस में, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, कंपनी का नवाब बनना और कंपनी का फैलता शासन। इस पाठ में कुछ और बातें सीखने को मिलेंगी। सहायक संधि, टीपू सुल्तान का शासन, मराठों से लड़ाई, सर्वोच्चता का दावा, विलय की नीति, नए राज्य की स्थापना, कंपनी की फौज, नए हथियार आदि। पाठ बहुत लंबा है, इसलिए एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए इस पाठ का पहला भाग आज हम डिस्कस करेंगे। पिक्चर आप देख रहे हैं, पिक्चर है कंपनी का व्यापारी से साम्राज्य तक का सफ़र। मुग़ल बादशाहों ने, औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी रियासतें कायम की और वो खुद स्वतंत्र होने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे हैदराबाद, अवध, मैसूर, पंजाब, मराठा, बहुत से राज्य अलग हुए और स्वतंत्र रूप से वहाँ के राजा अलग बनने लगे और मुग़ल साम्राज्य का विघटन हुआ। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आना, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया कि वो पूर्व के देशों से व्यापार करना चाहते हैं। पूर्व यानी कि जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो हम पूर्व में हैं और इंग्लैंड वगैरह है वो पश्चिम में है। तो इंग्लैंड से जो कंपनी आई थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहा जाता है कि वो ईस्ट में व्यापार करने के लिए आए। तो महारानी से इजाज़त लेकर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार करने के लिए। लेकिन वो अकेली कंपनी नहीं थी, उससे पहले और भी कंपनियां भारत में आई थी। ये समुद्री मार्ग है, जिस रास्ते से वो आए थे, इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। ये पुर्तगाल से होते हुए इस तरह ये आशांतरिक अफ्रीका और भारत इस प्रकार से आए। दूसरी यूरोपीय कंपनियां भी, जैसे वास्को डी गामा बताया गया पुर्तगाल से आया था 1498 1498 ईस्वी में। सबसे पहले यूरोपियन कंपनी थी जो पुर्तगाल से आई थी वास्को डी गामा के साथ। लेकिन उसने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश, या कह लीजिए अपने साम्राज्य का फैलाव करने की कोशिश नहीं की। वो केवल लिमिटेड एरिया में या कुछ ही भाग पर अपना अधिकार कर रहे थे, वहीं से व्यापार कर रहे थे। व्यापार की प्रतिस्पर्धा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इससे पहले डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड से, 4-5 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इनमें अब यहाँ पर आपसी लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई का मेन कारण ये था कि सभी कंपनियाँ एक जैसा सामान चाहती थी। हर एक कंपनी को सूती कपड़ा चाहिए था, मसालों में लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा, सभी कंपनियों को एक जैसा सामान चाहिए था। इस करके उनमें अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन स्प्रेड। हर कंपनी चाहती थी कि सामान व्यापार करने का एकाधिकार, मोनोपोली हमारी हो, इसलिए वो आपस में उनमें लड़ाइयाँ हुई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों चली गई। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, 3 कंपनियां भारत में रही। मुख्य जो लड़ाई हुई वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई।
क्योंकि पुर्तगालियों ने अपना साम्राज्य एक इलाके में, एक एरिया में स्थापित कर लिया। मेन फ्रांसीसी और इंग्लैंड की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों के बीच रही। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया और लास्ट में एकाधिकार जो रहा भारत पे व्यापार करने का, वो रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंग्लैंड से आई। अब भारतीय राजा भी धीरे धीरे उनके उद्देश्यों को समझ चुके थे कि ये केवल व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये हमारे को गुलाम बनाना चाहते हैं। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने कंपनी का विरोध किया। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करना चाहती थी। पहले से मौजूद जो रियासतें थी, अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया और इससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। इस बंगाल के जो अधिकारी थे, लॉर्ड्स वगैरह, वो अपना पर्सनल निजी व्यापार भी किया करते थे। यहाँ से सामान खरीद कर इंग्लैंड भेजते थे और उससे भारी मुनाफा कमाते थे। पुराना और नया कोलकाता आप देख सकते हैं। ये पुराना कोलकाता है और ये आज का नया कोलकाता है। व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी में यूरोप, शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जैसे ही बताया कि जो प्रवर्ती मुगल थे वो साम्राज्य को संभाल कर नहीं रख सके और मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी ने नजराने मांगे, सिक्के ढालने का अधिकार दिया, नहीं दिया गया जो उन्होंने मांगा था, और उनकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोका। कंपनी का धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उनकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है। नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही थी। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इससे बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच काफ़ी टकराव हुए। तो इसका नतीजा जो हुआ लास्ट में, वो कंपनी ने 4-5 बातें ऐसे की जिससे बंगाल का नवाब सहन नहीं कर सके और आखिर में वो बात युद्ध तक आई और बंगाल के नवाबों के साथ पहली लड़ाई हुई, वो बोलते हैं जब बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। और 1765 में प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी एक जगह का नाम वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर प्लास एक पौधे का नाम है। प्लास बहुत ज़्यादा पौधे होते हैं इसका, इसलिए वो जगह का नाम पड़ा प्लासी। तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। सिराजुद्दौला बहुत ताकत सेना नायक था, उसकी सेना भी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसके जो सेनापति थे उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। मीर जाफ़र उनका नाम था और वो अंग्रेज़ों की तरफ जाके मिल गया। इस प्रकार से सिराजुद्दौला की जो प्लासी की लड़ाई थी, इसमें हार हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और तकरीबन इसमें सिराजुद्दौला को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसको मार दिया गया। और बंगाल का नवाब, अब नया नवाब जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था जिसने लड़ाई में, मीर जाफ़र, वो बंगाल का नया नवाब बनाया गया। प्लासी की जंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली लड़ाई थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेवारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। कठपुतली यानी कि जो मीर जाफ़र बनाया एज ए कठपुतली का काम लेते थे, उससे जैसा अंग्रेज़ बोलते थे उसको वैसा ही करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मीर जाफ़र ने कहना मानना छोड़ दिया, तो कंपनी ने मीर जाफ़र की जगह एक और व्यक्ति को बंगाल का नवाब बनाया जिसका नाम मीर कासिम। लेकिन मीर कासिम में पक्का देशभक्त था। उन्होंने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी, उनको इशारों पर चलना छोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने उनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध का नाम दिया गया जी बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई
जो 1764 में हुई थी मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। मीर जाफ़र को बुरी तरह हराया गया, उनकी मृत्यु हुई और अब 1765 में कंपनी ने किसी और व्यक्ति को नवाब नहीं बनाया बल्कि बंगाल का नवाब खुद कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के रूप में नया कार्यभार संभाला। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के संधि के अनुसार बंगाल का नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बनाया गया। अब कंपनी को बंगाल का नवाब बनने से क्या फ़ायदा हुआ? अब क्या है, जो व्यापार के लिए कंपनी को इंग्लैंड से सामान मंगाना पड़ता था, पैसा मंगाना पड़ता था, सोना चांदी के बदले वो सामान खरीदते थे। अब उन्होंने सारा सोना और चांदी इंग्लैंड से मंगाना बंद कर दिया और यहीं से जो कंपनी पहले टैक्स लगाकर व्यापार करती थी, अब उनको टैक्स लगाने का अधिकार मिल गया। तो टैक्स जो लगाकर जो इनकी इनकम होती थी, आय होती थी, उसी के द्वारा वो यहाँ से सामान खरीदते थे। इस प्रकार से दीवान मिलने से सबसे बड़ा फ़ायदा अंग्रेज़ों को यही हुआ कि अब उनको इंग्लैंड से किसी प्रकार का सामान मंगाने की आवश्यकता नहीं थी। जो कंपनी पहले टैक्स दे के व्यापार करती थी, अब वो टैक्स लगाने का अधिकार उनको मिल गया। इट मीन्स वो बंगाल के राजा बन गए। कुछ और व्यवस्थाएं थी जिनके द्वारा उनको छोटे छोटे राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइक संधि, सब्सिडरी अलायंस। साइक संधि अंग्रेज़ों ने स्वीकार की थी। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली 1798 से लेकर 1905 तक यहाँ रहे। इनके समय में साइक व्यवस्था शुरू की गई। साइक व्यवस्था की 4-5 शर्तें थी कि जो भी राजा साइक व्यवस्था स्वीकार करेगा उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वोच्च सत्ता मानना पड़ेगा। सर्वोच्च सत्ता में सुप्रीम पावर मानना पड़ेगा। नंबर 2, जो भी राजा या नवाब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से साइक संधि स्वीकार करेगा उसको अपने यहाँ एक सेना रखनी पड़ेगी। उस सेना का सारा खर्चा वही राजा या नवाब करेगा, लेकिन उस सेना का उपयोग अंग्रेज ज़रूरत के अनुसार कर सकते थे। तीसरी शर्त ये थी कि साइक व्यवस्था में एक अंग्रेज अधिकारी प्रत्येक राजा को जो इस संधि को स्वीकार करता था अपने दरबार में एक अंग्रेज ऑफिसर रखना पड़ता था जिसको रेजिडेंट बोलते थे। और चौथी शर्त ये थी कि जो राजा साइक संधि स्वीकार कर लेता था और वो इसकी शर्तें नहीं मानता था तो उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके बदले में अंग्रेज राजा या नवाबों को एक ही बात कहते थे कि आपकी आंतरिक और बाहरी रूप से सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी होगी, यानी कि आप पर कोई युद्ध करेगा तो हम संभालेंगे। इस प्रकार से बहुत से राजाओं ने साइक संधि स्वीकार की। इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि 1801 में अवध के नवाब ने साइक संधि स्वीकार की थी और वो शर्तों को उसका आधा राज्य कंपनी ने मजबूरन यानी कि उनसे छीन लिया था। पैसा उसने अदा नहीं किया था। हैदराबाद के साथ भी इस प्रकार यही हुआ था। आगे टीपू सुल्तान, शेर मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। इनके मैसूर का जो शासक है वो हैदर अली था। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान वहाँ का राजा बना था। मैसूर आपको पता है बेंगलोर यानी कि कर्नाटक के आसपास था और ज़्यादातर मसाले वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश इन्हीं राज्यों में होते हैं। तो अंग्रेज यही चाहते थे कि ये इलाका उनको हाथ लगे और यहाँ की जो पोर्ट्स, सी पोर्ट्स यानी कि बंदरगाहें हैं उनसे हमारा व्यापार आसानी से हो सके। लेकिन टीपू सुल्तान ने अपने इलाके की बंदरगाहों को उपयोग करने की आज़ादी नहीं दी और यहीं पर मालाबार तट पर जो इसमें लिखा है कि काली मिर्च, लौंग, इलायची वगैरह उनको व्यापार करने की इजाज़त नहीं दी। प्रकार से टीपू सुल्तान और हैदर अली के साथ अंग्रेज़ों ने युद्ध किया। 4 युद्ध हुए। 2 उसके टीपू सुल्तान के पिताजी यानी कि हैदर अली के साथ और 2 टीपू सुल्तान के साथ। 1761 से 1782 तक हैदर अली का शासन रहा
और 1782 से 1799 टीपू सुल्तान का शासक रहा। मैसूर के युद्ध। सुल्तान के इन कदमों से जाग बबूला हो गए और उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ताकतवर दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप अंग्रेजों के साथ 4 लड़ाई हुई मैसूर की। 1761 से 69 पहली, 1780 से 84 दूसरी, 1790 से 92 तीसरी और 1799 में चौथी। श्रीरंगापट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी, आखिरी लड़ाई में टीपू सुल्तान उसकी रक्षा करते हुए मारा गया और टीपू सुल्तान के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया और वहाँ के जो पुराने वाडियार शासक थे उनके हाथों में वहाँ की सत्ता सौंप दी गई और उन्होंने शायक संधि थोप दी गई उस पर। बाकी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।